बदलते भारत की शान। रीता जी के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उससे बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हमें लगता है कि अगर देते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, क्योंकि जिस परिवार से आती है उनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। एक लंबा करियर राजनीतिक इनका रहा है और उसके अलावा केंद्र में से लेकर राज्य तक मंत्री परिषद हो या तमाम तरीके की जो बातें रही राजनीति में आगे बढ़ाने की, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखती हैं और अच्छी तरीके से कई सारी योजनाओं को इन्होंने लागू करवाने की भी कोशिश की इससे पहले भी। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के मुहाने पर राज्य खड़ा हुआ है तब रीटा जी क्या कहेंगी उन्हीं से जानते हैं। और जैसा कि रीटा जी हमारा विषय है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि रीटा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अहम मुद्दे पर इनसे बात होने वाली है, महिलाओं के मसले पर और आधी आबादी की समझदारी, क्या बढ़ेगी भागीदारी। इस बार जब सबकी निगाहें उस आबादी को साधने पर है जो कि ऐसा माना जाता रहा है कि बीजेपी का पक्का वोट बैंक है, और पिछली बार अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी ने जीतने में मदद करवाई तो वो महिला वोट बैंक जो आपका रहा वो रहा। इस बार सबकी निगाहें इसी वोट बैंक पर है और सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। छिटकता हुआ दिख रहा है या आता हुआ दिख रहा है ये वोट बैंक अपनी तरफ फिर से? पहले तो निमंत्रित करने के लिए आपका आभार। देखिए 1952 में जब पहला चुनाव हुआ और ये 2022 है, 1952 की जो महिला मतदाता थी और 1922 में जो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज महिला सजग है, चाहे वो किसी भी स्तर का उसने शिक्षा ग्रहण की हो, लेकिन वो अपने सरोकार को, अपने सामाजिक महत्व को समझती है। तो आज की महिला निश्चित रूप से अपने मन की वोटर है। और जो आपने कहा बीजेपी के साथ है, तो ये बात भी सच है कि महिला वहीं वोट डालती है जहां उसको दिखता है कि विकास होगा। महिला को एक अच्छे घर में सुविधाएं चाहिए, उसको अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने पति और अपने ससुर और अपने माता पिता के लिए अच्छा वातावरण और घर में अभाव ना हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा का और ये आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। तो महिलाओं ने लगातार ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे। और 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए, 2017 में योगी जी आए, महिलाओं का रुझान बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है। और अभी जो वोटों में इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश में, शायद 54-56 लाख जो अतिरिक्त इस साल उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए लोगों ने अपना पंजीकरण किया है, उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। मैंने देखा अंतर 4-5 लाख का है। तो सजगता है और महिलाएं मन बना चुकी हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं जाने देंगी। कश्मीर में आगे आने के लिए महिलाएं आई। आपने देखा बिहार में भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान लगा। सब कहते थे बीजेपी अच्छी नहीं है, सरकार जाएगी, उन्होंने वोट दिया। तो महिलाएं महत्वपूर्ण हैं और आप देखिएगा बीजेपी के साथ ही रहेंगी, बढ़ चढ़ कर रहेंगी। रीटा जी, 24 साल जिस पार्टी के साथ आपका एसोसिएशन रहा, उस पार्टी को आपने छोड़ा और जब आप बीजेपी में आई तो कुछ सोच कर आप आई। आपने बहुत अलग अलग आपने एक बात भी बताई कि क्या वजह रही। उस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जब आती हैं प्रदेश में और वो तमाम तरीके की बात करती हैं, उनके निशाने पर अब सिर्फ महिलाएं हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देखिए, कार्यकर्ता भी नहीं है, वोट भी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वे स्वयं एक महिला है, अगर लड़कियों का आह्वान करेंगी तो लड़कियां आएंगी। अब आह्वान मात्र से नहीं आएंगी, लड़कियां पीछे भी जाएंगी। आखिर जब आप सत्ता में थे तो जो नामांकन पद होते, मान लीजिए चुनावी राजनीति में तो आपने 10% से ज्यादा कभी नहीं किया, पर जो नामांकन के पद होते हैं जैसे राज्यसभा या बोर्ड्स है या अलग अलग तरीके के कमीशन हैं, कहाँ पर महिलाओं को रखा गया? और 50 साल से ज्यादा सेंटर में आपकी सरकार रही। आप अब देखिए, कोविड के काल में एक महिला के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था दी गई। अब सीतारमण जी ने उसको संभाला। रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आपके शिक्षा मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो,
महिलाओं को इतने पद दिए गए, ये तो आराम से कर सकती थी कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं किया? आज भी 78 हम महिला सांसद हैं, 41 महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि हमने महिलाओं को हारने वाली नहीं, जीतने वाली सीटें दी थी। और प्रियंका जी महिलाओं को हारने वाला प्रदेश थमा रही हैं, जिनका जमानत जब्त कराने के लिए। तो मैं बार बार कहती हूँ कि भाई क्यों आप उनका राजनीतिक सती कर रही हैं? उनको छोड़िए और उनको अभी वो आपके साथ, आप उनको जितना भी कहेंगी, महिला आज अपनी सुरक्षा देख रही है, सम्मान देख रही है, सशक्तिकरण देख रही है, आर्थिक स्वावलंबन, और ये तीनों बातें उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इससे मैं समझती हूँ सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों तत्व जो महिला के लिए महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें दे रही है। तो कहीं और जाने का प्रश्न ही नहीं है। उनसे कहिए जाए पंजाब में कुछ सीटें दें, उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ दाल गलने वाली नहीं। रीटा जी, ये जो आपने अभी बात कही, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जीतने वाली सीटें महिलाओं को देने की बात आपने की है। उत्तर प्रदेश चुनाव में वोटिंग पैटर्न जब देखा जाता है और जिस तरह के डेटा सामने आते हैं, वो ये चौंकाते हैं कि महिलाओं को जिताने के लिए ऐसा लगता है कि वोट नहीं डाले जाते, बल्कि जो पार्टी जीत रही है उसमें महिलाओं को अगर टिकट मिलता है तो वो महिलाएं भी जीत जाती हैं। ऐसी सीटें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जहां पे सिर्फ महिलाओं को किसी भी पार्टी ने टिकट दिया और महिला अपने दम पर जीत के आई हो। तो अभी भी आगे बढ़ने में महिलाओं को क्यों कठिनाई होती है कि वो अपने दम पर नहीं जीत पाती हैं? आपसे किसने कहा अपने दम पे नहीं जीत पाती? अब आप, हर पार्टी के पास पूरा ब्यौरा रहता है चुनावी समीकरणों का और वोट्स का। अब जो सीट मान लीजिए एक पार्टी ने कभी नहीं जीती, उसको आप महिला को दे देते हैं और अक्सर उस सीट पर महिला जीत के आ भी जाती है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में 33% स्थान महिलाओं को दिया है और हर जगह अग्रणी रखते हैं उनको। और हमारे प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं को वह मध्य में रखते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जब भी काम करती है, महिला सशक्तिकरण की बात को अग्रसर करती है। और अभी प्रयागराज में आपने देखा कि कैसे लाखों महिलाएं अलग अलग विधाओं से एकत्रित हुई और उनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद हुआ। आज कितनी बढ़त हुई है हमारे रोजगार में महिलाओं को। अभी आप देखिए, जो हम लोगों ने जो बैंकिंग सखी बनाई, 58,000 लड़कियों को तो केवल उत्तर प्रदेश में जो है जॉब मिला है। अपने ही गांव में, अपने ही गांव से डोर टू डोर बैंकिंग का उनको काम दिया गया है। इसी तरह से जो अभी आपने देखा कि हमारी सरकार ने जो मिशन शक्ति किया था, करोड़ों लड़कियों तक, महिलाओं तक पहुंचे, स्पष्ट संदेश किया कि महिलाएं जो है उनका हक बरकरार रहेगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन पढ़ के, मुझे भी ज्ञान नहीं था, कि विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स तो मिली अपनी फैमिली में, उनके अपने जो पैतृक संपत्ति में, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में हुए 2.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, महिलाओं के ही नाम से आपके उज्ज्वला आई है, महिला के नाम से आवास आता है, महिला के नाम से आयुष्मान भारत का कार्ड आता है, वही मुखिया होती है। अभी जो पीडीएस सिस्टम है, उसके कार्ड में भी जो मुखिया है वो पुरुष नहीं, महिला है। तो और आपको ये भी मालूम है कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं मुद्रा के माध्यम से, अधिकांश लोन महिलाओं को दिए गए हैं। और इस अलावा इसके महिलाओं का अगर आप उठाकर देखें, स्वयं सहायता समूह, 10 लाख समूह में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एनरोल किया गया है और उनको सशक्त किया जा रहा है। कोविड के काल में भी उनका ध्यान रखा गया। तो हर तरह से मैंने आपको कहा, आपने भी प्रश्न भी पूछ लिए थे कि सुरक्षा के मामले में, अगर आप पूछेंगे मैं वो भी बताऊंगी। सुरक्षा के मामले में महिलाओं के अभूतपूर्व ध्यान देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नहीं, वो तो आप रीटा जी, इस बात से हम क्योंकि खुद लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा का एक ऐसा मसला है और कानून व्यवस्था, जिसको लेकर लड़कियां और महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर बोल रही हैं कि इस बारे में काम हुआ है और वो सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि जो आपने तमाम योजनाएं गिनाई जो महिलाओं के लिए लगातार चल रही हैं, क्या उसी की वजह से प्रियंका गांधी को भी अब घर घर जाना पड़ रहा है, किचन में घुसना पड़ रहा है लड़कियों का देखने के लिए हाल, और उसके बाद वो उनके हाथ की चाय भी पीती हैं और खुद चाय बना भी रही हैं? अखिलेश यादव
महिलाओं के लिए अलग से विंग बनाने की बात कर रहे हैं, और बीएसपी सुप्रीमो ने भी लगातार जो सोशल मीडिया पर बात कही उसमें वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। ये तमाम पार्टियां जो अब एकजुट हो रही हैं इस मुद्दे पर, इसको आप कितना बड़ा खतरा मान रही हैं? पहली बात तो वो अपना इलेक्टोरल कॉलेज खोज रही हैं, कहाँ से मुझे वोट मिल सकता है। लेकिन अगर आज महिला फोकस में आ रही हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को है। जब उन्होंने महिलाओं को फोकस में रख के उनको महत्व दिया, तो सारी पार्टियों की मजबूरी हो गई कि वो महिला सेंट्रिक बातें करें, महिला केंद्रित बातें करें। तो उसका एक कारण है। अब देखिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू हुआ, सबने मजाक उड़ाया, और वही हरियाणा जहां से उन प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, आज वहां की बेटियां विश्व स्तर पर अपना नाम बना रही हैं, और वहां पर जो रेशो है, सेक्स रेशो है मेल फीमेल का, वो बहुत अच्छा हो गया। इसी उत्तर प्रदेश में 2010, 11, 12 तक 1000 बालकों पर 911 बालिकाएं होती थी, और आज 1000 बालक पर 942 लड़कियां पैदा हो रही हैं। ये किसका काम है? ये जो ली गई पॉलिसी बनाई गई उसका काम है। और नेशनल फिगर्स आर अमेजिंग। राष्ट्रीय स्तर पर तो 1000 बालकों पर 1022 बालिकाएं हो रही हैं। ये तो अभूतपूर्व है। तो मैं यही कहूंगी, कैसे हुआ ये? आज भ्रूण हत्या क्यों रुकी? भ्रूण हत्या ऐसे रुकी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट था, पहले भी सरकारें थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को अग्रसर करके, उसको ताकत देके, मात्र एक नारा नहीं, एक मिशन के रूप में लेकर ये काम हुआ है। मातृ मृत्यु दर कम हुआ, बाल मृत्यु दर कम हुआ, बेटियां एसेट हैं, बोझा नहीं है। सुकन्या योजना आई जो उत्तर प्रदेश में आज 10 लाख बेटियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सुकन्या योजना में। तो अब माता पिता भी समझने लगे हैं कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी एक एसेट है। तो वो अपना इलेक्टोरल कॉलेज ढूंढ रही हैं। हम लड़कियों को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि 21वीं सदी युवाओं की और विशेषकर महिलाओं की सदी है। इसमें हमको बहुत आगे जाना है। हम किसी भी रुकावट को नहीं मानेंगे, नारों में नहीं फंसेंगे। रीटा जी, आरोप तो लग ही रहे हैं, और जो आपने कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात आप कह रही हैं, सरकार के अलग अलग दावे हैं, लेकिन जब विपक्ष अलग अलग रैलियां जनसभाएं कर रहा है तो वो एनसीआरबी के कुछ डेटा निकाल कर दिखा रहा है, और उन डेटा में बार बार वो ये दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो आपके डेटा है महिलाओं को सुरक्षा देने के, वो झुटला रहे हैं पूरी तरह, और उनका कहना है किस तरह अभी भी लड़कियां प्रताड़ित हैं। उन डेटा को जो विपक्ष के आरोप है उन पे आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहूंगी कि हाँ, अभी जीरो क्राइम नहीं है विमेन को लेकर, लेकिन चाहे वो डाउरी डेथ्स हो, चाहे भ्रूण हत्या का, मैंने आपको बता दिया, डाउरी डेथ्स हो 13% की कमी आई है। रेप और अन्य जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ हैं, जैसे अपहरण है, उनमें 30 से 40% की कमी आई है, और ईव टीजिंग में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके समय में बेटियों को उठा के ले जाते थे, मार के नाले में भी फेंक देते थे, और रेप्स होते थे, और नेताजी कहते थे अरे लड़के हैं, गलती हो गई है। अब गलती नहीं होती है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और जल्द से जल्द सजा दी जाती है। 220 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने यूपी में, 220 विमेन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। आपको याद होगा मायावती जी के ज़माने में, बसपा के ज़माने में क्या हुआ था, बांदा में क्या हुआ था, आपके कानपुर में क्या हुआ था, लखीमपुर खीरी में। और समाजवादी पार्टी बात करती है, उनके एक बड़े नेता ने क्या किया था फैजाबाद में, क्या किया था देवरिया में, क्या हुआ था। ये बोलने की बात है, आंकड़े अगर हम निकालेंगे ना, ये छुप नहीं पाएंगे कहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जीरो क्राइम विमेन पे नहीं है, पर होगा। नेक्स्ट 5 इयर्स में योगी सरकार, मोदी जी और रिजिजू जी के कानून और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर हम जीरो क्राइम फॉर विमेन यूपी को बनाएंगे। दिस इज आवर मिशन, हमारा मिशन है, मिशन शक्ति है। वो देखो, बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लास टीचर्स डाउट्स क्लियर कराते हैं। तो जब ट्यूशन टू गुड है, रिजल्ट्स भी टू गुड ही होंगे।
Byju's classes with the two teacher advantage. Attend a free class. Download Byju's app now. हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान। Fueling the growing aspirations of its people and driven by rapid development of infrastructure, the Indian economy is accelerating its growth like never before. An inspiring reflection of India's economic progress is the burgeoning countrywide demand for modern high-end cars. Indian Oil, India's leading fuel brand, has been fronting the development of innovative products backed by its world-class R&D to meet the fast-changing needs of customers. To fuel the aspirations of the upwardly mobile car enthusiasts and to accelerate their cars' high performance, Indian Oil has led the path to bring for the first time in the country a high-performing and the best-in-class premium fuel. XP 100 100-octane premium petrol. Indian Oil's XP 100 premium petrol with superior anti-knock properties improves engine power with faster acceleration, enhances fuel economy and offers better drivability with increased engine life. Equally heartening is the positive impact it would make for a healthy and cleaner environment with reduced carbon emissions. Its low benzene content will drastically reduce carcinogenic emissions and its low aromatic content will reduce suspended particulate matter, thereby improving the air quality. Indian Oil's XP 100 premium petrol is the first such fuel being launched in India. It is an innovative achievement of Indian Oil through intense and sustained efforts of its world-class R&D, harnessing an indigenously developed technology interface, using multiple production streams and quality systems. Adding yet another feather in the crown of Atmanirbhar Bharat, Indian Oil helps India join the League of Select Advanced Nations like Germany and the USA to offer 100-octane high-performance fuel to demanding customers across the country. Now, when you rev up your mean machine for a passionate drive, be assured that Indian Oil is backing you with a matching high-performance fuel. XP 100. हे अर्जुन, पानी कम खर्च करो। रोज मेरा पाइनएप्पल है। मैंगो? यस। Mysore Sandal hand wash in 10 different fragrances. सुपर 10 सुपर क्लीन। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको।
कुछ करेंगे। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में गुड से टू गुड हो गई है। हाँ, कोई नई ट्यूशन ज्वाइन की है। मॉम्स, ये ट्यूशन है एकदम न्यू एज। यहाँ खुशी को मिलता है 2 टीचर्स का डबल एडवांटेज। 2 टीचर्स, 1 ट्यूशन। पढ़ाई में टू गुड बनने का बेस्ट सोल्यूशन, बायजूस क्लासेस, द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन। अटेंड अ फ्री क्लास, डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। महिलाओं के बारे में जब बात होती है, खासकर उनको एक वोट बैंक बनाकर जब देखा जाता है तो उनके मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। इस वक्त जब शादी की उम्र बढ़ाने की बात हुई, वो फैसला लिया गया, तो उसको धर्म के साथ जोड़कर अब देखा जाने लगा। फिर से उस इशू को, जो एक ऐसा कदम था जिसको लेकर सभी लड़कियां, महिलाएं अलग तरीके से बात कर रही थी, उसके साथ भी धर्म को जोड़ दिया जाता है। तो ये अभी भी दुर्भावना के साथ जो काम होता है या नारे लगते हैं, इसको आप मानती हैं कि काफी काम होना बाकी है इस दिशा में? पहली बात तो ये कहूंगी सब दलों से, अपने दल से भी, कि अब महिलाओं को कोई बरगला नहीं सकता भाई, ये तो आप भूल जाइए। महिलाओं को बरगलाने वाला फेज गया, वो युग गया। अब महिला बड़ी विवेकपूर्ण, गांव में बैठी हुई महिला भी जानती है कि मेरे इक्वल राइट्स हैं। अगर वोट मेरे पति का, भाई का, पिता का एक है तो मेरा भी एक है। पहले जो कह देता था पति, वही वोट हो जाती थी। अब जब पति पूछता है निकल के केका वोट दो, काय को बताई तो कहा हम दिए पर वोट, ये तो सीक्रेट है, हमारा गुप्त मत है। तो महिलाएं समझ गई हैं कि गुप्त मत का क्या महत्व होता है, और वो महत्व अपना गंवाएंगी नहीं। आज शिक्षा का बहुत ऊंचा स्तर हो चुका है। आज लड़कियां सब समझ रही हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगी आपसे, आप चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि वही गंदगी में वापस हम लौटें। माफियों की दुनिया में, जो अत्याचार की दुनिया में, वेस्टर्न यूपी में देखिए, सड़क से निकलते थे तो अपहरण हो जाता था। और सिर्फ महिलाओं का नहीं, व्यापारियों का अपहरण, डॉक्टरों का अपहरण, इंजीनियर्स का अपहरण, इंडस्ट्री चलती थी, मुक्त हो गए। ये पूर्वांचल जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन की धरती थी, वो माफियों की धरती बन गई थी। किसने क्लेंजिंग करी? सफाई हो गई, अभी बाकी है। 70% साफ है, 30 और करेंगे। बिहार में जिस तरह से महिलाएं निकलकर सामने वोट देने के लिए आईं और उन्होंने कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं देंगे, हमारा खुद का दिमाग है, वैसा आपको यूपी में भी ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ा काम क्या हुआ, जो सर्व समाज का कॉन्सेप्ट है कि सबकी समानता हो, महिलाओं ने अब जाति के समीकरण को स्वीकार नहीं करती। अगर मान लीजिए ए पार्टी कह रही है कि ए एंड बी हमारी जातियां ही हमको वोट देंगी, उनकी जाति की महिलाएं उनके कहने पे वोट नहीं देंगी। वो विकास के नाम पर वोट देंगी, सुरक्षा के नाम पे वोट देंगी, और आगे बढ़ने के लिए वोट देंगी। तो जो बिहार में हुआ, बिहार में जो लोगों ने अपनी जातीय वोट बैंक्स तैयार किए थे, हो सकता है पुरुषों को थामा हो, महिलाएं सटक गई, हाथ से निकल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में और जो गठबंधन की सरकार है उसमें हमको सम्मान मिला है, अधिकार मिला है। तो अब आप, ये एक बात तो ये आपकी हो गई। दूसरा, आपने कहा कि भाई कहते थे कि सिर्फ नेम सेक है। मैं मानती हूँ कि अभी भी अपने निर्णय में, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे इन लोगों को अभी भी उनके मेल काउंटरपार्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? साइन तो वही करती है ना, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को हो, झंडा वही फहराती है ना। जिस महिला की ओर कोई देखता नहीं था, प्रधान जी, सदस्य महोदया, अध्यक्ष जी कहकर पुकारती, तो गौरव, ये जो एक सम्मान होता है ना, आत्मसम्मान, महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। और अब तो MBA, MA पढ़ी लिखी लड़कियां अब तो प्रधान बनने लग गई हैं। देयर इज अ क्वालिटेटिव चेंज। और आप देखना कि आने वाले 5-10 सालों में महिलाएं, जो हमारा जमीन का प्रशासन है, जो हमारा पंचायती राज, उसमें परिवर्तन करेंगी। शहरों में तो हो रहा है। अब शहर की जो पार्षद है या जो मेयर है, उसको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो शहरों में, नगरों में तो वो अपनी खुद की स्वामी बन चुकी हैं।
ये बहुत जल्दी आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखेगा। रीटा जी, महंगाई को आप कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में मान रही हैं? क्योंकि अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो उनके किचन की बात भी होगी। और अगर महिलाओं से जाकर बात की जाए, उनके किचन की बात की जाए, तो इसे आप इस चुनाव में मुद्दा मान रही हैं? क्योंकि विपक्ष के लिए ये सबसे मेजर मुद्दा है और वो महंगाई को ही घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहा है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार का संकट पूरे विश्व ने आर्थिक संकट झेला, उसमें भारत ने बहुत संभाला अपने आप को। और जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है। मैं ये नहीं कहती, कभी बढ़ते हैं दाम, कभी कम होते हैं। बीच में दाम बहुत बढ़ गए थे, अनाज के कम हो रहे हैं। तेल के दाम बढ़े थे, कुछ कम हो गए हैं। सब्जियों के दाम मौसमी बहुत बढ़ गए थे, वो भी अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन जब एक वोटर जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता, एक सेक्टर नहीं देखता, वो सारे सेक्टर्स देखता है। भाई महंगाई भी है, सुरक्षा भी है, भविष्य भी है, रोजगार भी है, पार्टी की क्या फोकस है, ये सारे सेक्टर्स में को जब वो एक लेता है तब उसको भी याद आता है और समझेगा कि अगर 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों को 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, तो इस महंगाई से लड़ने के लिए तो दिया जा रहा है। आज उनको उत्तर प्रदेश में तेल भी दिया जा रहा है, चीनी है, दाल है। तो जो कोविड का असर हुआ, जो अर्थव्यवस्था डगमगाई थोड़ी, जिसको कि संभाला बहुत अच्छे से, तो उसका ही उसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो हमारी सरकार महंगाई से भी डट के लड़ रही है। जो आपने देखा, मंडियों के सुधार करना, किसानों को उनका बेहतर उनको सुविधाएं देकर उनकी आमदनी बढ़ाना, और साथ ही साथ बाजारों को नियंत्रित करना, इन सब और अच्छा सजग काम हो रहा है। और मुझे लगता है ये मुद्दा अवश्य मतलब थोड़ा बहुत तो आपके मन में रहता है, पर जब आप व्यापक चित्र देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं है। अरे भाई, जो प्रदेश आप सोचिए 44 केंद्रीय योजनाओं में प्रथम खड़ा है देश में, 44 योजनाएं। और जो प्रदेश 7 नंबर पर था, वही जो बोल रहे हैं उनको कृष्ण भगवान आ रहे हैं आजकल सपने में, जब उनकी सरकार हटी है यहाँ से, तो ये प्रदेश 7वें नंबर पर था विकास के। आज हम दूसरे नंबर पर हैं, और उत्तम छोड़ दीजिए, हम प्रथम प्रदेश बनने जा रहे हैं अगले 5 साल में। ये मेरा दावा है आपसे। बहुत बड़ी बात कही है। मैं कुछ सवाल यहाँ से ले लेती हूँ। सकल सवाल पूछना चाहेंगे हमारी सहयोगी। नमस्ते मैम अगेन। ये सवाल एक यूपी की लड़की की तरफ से है। मैं गौतम बुद्ध नगर से आती हूँ, और वहाँ पे कुछ ऐसा सुनने को आया है, द काइंड ऑफ जो अंडर करंट है, कि समाजवादी पार्टी अब कुछ ऐसे समीकरणों की ओर देख रही है, जो सोशल इंजीनियरिंग उनका मंत्र था, इट इज स्लोली टर्निंग इनटू विमेन, यूथ, और दोनों को एक कम्युनिटी की तरह से देख रहे हैं। महिला यूथ, MW फॉर्मूला। मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि इस बार इतना सारा जो रेटरिक है, एक नैरेटिव है, नॉट रेटरिक, एक नैरेटिव है सभी पार्टियों के द्वारा, इन चुनाव में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा क्या? यूपी की महिलाएं, चाहे वो वोट बैंक हो या जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेना चाहती है, यूपी की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं? कैन दे बी अ फोर्स टू रेकन विद एज अ डिस्ट्रप्टर? MY failed, MW will fail. There is nothing like a वोट बैंक। आप अगर ये सोचें कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम पकड़ेंगे, वो ब्लॉक तभी आपके साथ आएगा जब वो कन्विंस्ड होगा कि उस ब्लॉक के जो अधिकार हैं, उसकी जो सुरक्षा है, वो और ब्लॉक जो है वो उसको एंडेंजर नहीं करेगा, खतरे में नहीं डालेगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल मसल का कार्यकाल रहा है, दबंगई का कार्यकाल रहा है, दहशत का कार्यकाल रहा है। पूरे प्रदेश, क्या पूरे विश्व में लोग कहते थे उल्टा प्रदेश है, लोग कहते थे माफियों का प्रदेश है, दंगाइयों का प्रदेश है। आज लोग कहते हैं उभरता हुआ प्रदेश है, उगता हुआ प्रदेश है। और इसलिए ये जो अंतर आया है, चाहे वो विमेन हो चाहे यूथ हो, विमेन को चाहिए सुरक्षा, विमेन को चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, और बॉयज को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। और 6 लाख करोड़ का MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी निवेश की हुई है। 3 लाख करोड़ जमीन पे आ चुका है। और आप तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं, आप नोएडा से आई हैं। नोएडा तो देश का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब, बिजनेस हब बनने जा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, चाहे वो DOP के माध्यम से हो, चाहे MSME के माध्यम से हो, चाहे हमारे हैवी इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे हमारा ये जो डिफेंस कॉरिडोर बना है उसके वजह से हो, या जो हमारी बड़ी बड़ी ये जो आपने भी देखा एक्सप्रेसवेज बन के पूरे प्रदेश को कनेक्ट कर रही हैं,
इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था उछाल मारने वाली है और ये उछाल ना तो यूथ छोड़ेगा ना महिला छोड़ेगी। विकास विकास और विकास भाजपा से पर्याय बन चुका है। अंत में चलते चलते रीटा जी ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपकी जो पुरानी पार्टी थी जिसके साथ इतना लंबा एसोसिएशन रहा, वो जितने काम कर रही हैं और जो नारे दे रही हैं, उनको स्टैंड कहां पर पाती हैं आप खड़ा हुआ? नहीं, नारों से नहीं, अब तो संकल्पों से प्रदेश चलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब घोषणाएं बंद कर दी हैं। पिछले 3 चुनाव से हम लोग संकल्प लेकर चलते हैं और जब आप डिटर्मिन्ड होकर संकल्प लेते हैं तो आप उसे पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2017 में जो संकल्प पत्र निकाला था उसे 90% पूरा किया है और मैं समझती हूँ जब हमारा संकल्प पत्र बन रहा है, जिस कमेटी की मैं भी एक मेंबर हूँ, ये संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा, खासतौर से बेटियों की सुरक्षा, उनको समान अवसर और उनकी उन्नति को और युवाओं को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। तो MW अगर कोई कर रहा है, ये आपने जैसे कहा विमेन एंड यूथ YM, अगर YW कोई करेगा, इसको कोई बढ़ाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। बहुत बड़ी बात कही आपने रीटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी और बहुत अहम बातें आपने महिलाओं की भागीदारी और नारी शक्ति के बारे में कही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तालियों के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करेंगे और शुक्रिया करेंगे रीटा जी। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में गुड से टू गुड हो गई है। सुना है कोई नई ट्यूशन ज्वाइन की है? मॉम्स, ये ट्यूशन है एकदम न्यू एज। यहाँ खुशी को मिलता है 2 टीचर्स का डबल एडवांटेज। 2 टीचर्स, 1 ट्यूशन। पढ़ाई में 2 गुड बनने का बेस्ट सोल्यूशन। बायजूस क्लासेस, द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन। अटेंड अ फ्री क्लास। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। रामू, 2 चाय दे यार। अरे नहीं यार, 1 चाय कॉफी। इसको 30 डिग्रीज कर देते हैं। अरे नहीं यार, 45 डिग्री सही है। इस बार मनाली चलते हैं। नहीं नहीं, गोवा। सच है, we Indians disagree on everything, but we agree. SBI is the banker to every Indian. अरे SBI कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड, सही भाई, आई एग्री। SBI का वीडियो KYC सेविंग्स अकाउंट, सही है यार, फाइनली आई एग्री। SBI से ट्रैक्टर लोन लिया, पाजी ये 100% सही किया। SBI का होम लोन, जानू, दिस टाइम आई एग्री विद यू। आप भी एग्री करेंगे। SBI is the banker to every Indian. बाकी बातों पर लगे रहो। मुंबई मुंबई, चेन्नई चेन्नई। Nature is a miracle. Nurture it. Energy is joy. Spread it. Clean air is life. Protect it. Exploring the immense possibilities of natural gas. GAIL India Limited. Energizing possibilities for a self-reliant India. जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। छोटे दल बड़ी भूमिका की बात करने वाले हैं और मुझे पुराना दोहा याद आ रहा है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत हद तक सटीक बैठता है, क्योंकि ये पार्टियां बड़ी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, और बहुत सारी पार्टियां हैं इसकी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमको ध्यान में आता है बीजेपी, सपा, बसपा, बहुत जाएंगे तो आरएलडी। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका मैट्रिक्स बहुत हद तक बदल दिया है। हम अक्सर बात करते हैं कि बीजेपी को 2017 में बड़ी जीत मिली, लेकिन उस बड़ी जीत में छोटी पार्टियों की छोटी और अहम भूमिका थी, इसको नहीं भूल सकते। तो हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं छोटी पार्टियों के हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटी पार्टियां लेकिन घाव गंभीर करती हैं। तो मैं संजय निषाद जी, मैं चाहूंगा, बल्कि उसके पहले मैं तीनों पार्टियों से चाहूंगा, तीनों दल एक एक करके, संजय जी से हम शुरू करेंगे। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने आपकी भूमिका को माना, मैं मानता हूं आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद ये एक परसेप्शन है, और परसेप्शन क्या है, अगर हकीकत भी है, ये पता नहीं चलता कि ये छोटी पार्टियां कब कहां चली जाती हैं। चुनाव से पहले बात कर रही होती है सपा में, अक्सर बीजेपी से हाथ मिला लेती है। कोई पार्टी जो है बसपा के खेमे में नजर आती है, चुनाव होता है तो सपा से हाथ मिला लेती है। तो सर कोई मतलब पहले तो आप स्पष्ट कर दें कि आप लोग किस किस पार्टी से समर्थन में हैं, और ये समर्थन कितने दिन का है, चुनाव तक का है कि चुनाव के बाद भी कोई वैचारिक आधार है। संजय जी से शुरुआत करें, फिर तीनों पार्टियों से एक एक करके। पहले तो डीडी न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र होगा, और उसके लिए रहा सवाल कि कब बनती, कब पार्टी क्यों बनती छोटे दल। जब बड़ी पार्टियां अपने वादे से मुकर जाती हैं, जो घोषणा पत्र में लिखती हैं उसे काम नहीं करती हैं। लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है, और जब उनके समस्याओं का जिन समुदायों का, जिन जातियों का, जिन वर्गों का समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिन कुछ व्यक्तियों का समाधान नहीं होता, उन्हें निश्चित रूप से एक पार्टी बनानी पड़ती है। एक रहे मान्यवर कांसी राम, देखा होगा कि दलदल में रहे कांग्रेस ने 70 साल तक किस तरीके से संविधान के सहारे राज किया, लेकिन इस देश को आज़ाद कराने वाले 578 जातियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा था, संविधान लिखवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन 578 जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पहला कमीशन बना था अंथा सैमन अंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी। उसने लिखा था कि भाई SC ST से भी खराब इनकी दशा है, इन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। अगर उन्हें बसाया होता तो शायद आज डॉक्टर संजय को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का निर्माण नहीं करना पड़ता। अगर उन पार्टियों ने इनके साथ नाइंसाफी की है, उसके लिए 6 घंटे 16 मिनट मैंने डिबेट कराया था। मीरा कुमारी जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उस कमीशन को कबाड़ में डाल दिया गया, और उसके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जो जातियां जो देश को आज़ाद कराने में आज रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, ढेर सारी जातियां आज हवा में घूम रही हैं। वोट तो दे देती हैं, लेकिन नोट और नौकरी से कोसों दूर हो जाती हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि SC का जो कैटेगरी है 27-23% जो आरक्षण है एक बिरादरी का कब्जा है, 27% आरक्षण पर एक बिरादरी कब्जा है, तो और बिरादरी कहाँ जाएंगी। कहते जात पात मत देखो, तो जाति का सर्टिफिकेट देने का काम आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर जिनको छूट गए हैं, जिन्हें समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो कहा गया कि सत्ता के जो हिस्सेदार होते हैं वो सबल होते हैं, और जो सत्ता के शिकार होते हैं निर्बल होते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई पैदा नहीं किया जा सकता, एक से लेकर दूसरे को दिया जाता है। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन फायदा किसे पहुंचा है। तो आज के दिन में छोटे दल का निर्माण इसीलिए हुआ, नए दल का, जिनकी समस्याओं का समाधान हो। लोकसभा विधानसभा में भी किसी नेता को बोलने का टाइम नहीं मिलता। एक पार्टी को अवसर मिलता, पहले उस पार्टी के अध्यक्ष को अवसर मिलता है। अध्यक्ष अगर उस नेता को अवसर देगा तो देगा, तो दल को बनाना ही पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा लोकसभा में। आवाज उठाने के लिए दल बनाया, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप आज बीजेपी के साथ हैं, ठीक है, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। आज आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन पहले जो है खबरें आ रही थी कि आप टकटकी लगाए हुए समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहे थे बीच में, पता नहीं वहां से क्या हुआ, लेकिन ये आरोप गलत है। ठीक है, आप उसका खंडन करें, बिल्कुल। तो अब सवाल ये कि बीजेपी के साथ ये कितने दिन की दोस्ती है आपकी, पक्की दोस्ती है? देखिए, नीतियां अगर नियत सही होती पिछली सरकारों की,
तो इनके लिए नीति बनती। इनके लिए नीति बनाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी के लिए है, संख्या के हिसाब से इनकी भागीदारी के लिए है। उस नीति बनाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ था 1 साल तक। अगर उन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा कि नहीं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी बसपा का नाम है, इन्होंने कहा मैं समाजवाद का है। 2 सीटों की बात थी, उन्होंने नहीं दिया। लास्ट में हमें भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पर इन पार्टियों ने क्या खेला खेला, विश्वासघात किया, फिर भी इनके साथ रहे कि 2019 में सरकार बनेगी, इनकी नीतियां, इनके लिए काम किया जाएगा। मजबूरन हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आना पड़ा कि केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। अब रिटायर्ड जज कुछ नहीं कर सकते हैं, जो वर्तमान में जज है उससे उम्मीद है कि उनकी कलम चलेगी। बाकी जितने लोग जातियां हैं उनका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी देगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, ये सवाल आपसे है सीधे तौर पे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी, सबने देखा चुनाव में पिछली बार क्या हुआ। आरोप आपके ऊपर यही लगा कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई और उसके बीच में जो नेताजी पिसे, उसी की वजह से आपकी पार्टी ने जो बाद में बनी उसने पूरी तरह से हरवा दिया और जो नतीजे आए वो सबके सामने थे। इस बार फिर हमने देखा कि भतीजा पहुंचता है और चाचा के पैर छूता है। तो जनता ये सब नहीं देख रही क्या? देखिए, जनता तो यह भी देख रही है कि छोटे दल ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। छोटे दल भी नहीं, छोटे दल ही। लोकतंत्र जब बड़े दल, बड़े लोग अंधेरों के साथ एक गठजोड़ कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो यही दीपक, यही चिराग हैं जो अंधेरों से लड़ते हैं और सवेरा को यथावत रखते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। जो मौसमों के साथ बदल जाते हैं वह लोकतांत्रिक इतिहास उत्तर प्रदेश और देश का है कि वो कभी मौसम नहीं बदल पाते। तो एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मानने वाले छोटे लोग हैं तो उन्हें क्या बड़ी बात करने का अधिकार नहीं है। एक और बात कह दूं, आप कल्पना करिए जब ब्रिटानिया हुकूमत के बाद कांग्रेस की हुक्मरानी थी, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेबी कृपलानी ये बड़े लोग चाहते तो विदेश मंत्री हो सकते थे, कोई बड़े मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने छोटे दल नहीं बनाए होते तो आज हमारा मुल्क चीन की तरह से अलोकतांत्रिक देश होता। आज यहाँ लोकतंत्र की फसल नहीं लहरा रही होती। लोकतंत्र को बचाने का काम अगर कोई करता है तो छोटे दल ही करते हैं। छोटे दल। एक बात और, चाणक्य ने कहा, मैंने और चाणक्य की बात है, तो सुन ले, आप सुनिए बिल्कुल। चाणक्य ने कहा है, तृणो अपि प्रयोजनम अस्ति। लोकतंत्र में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। सर, आप छोटे होते तो आपको इतना बड़ा दूरदर्शन मंच नहीं देता। इसलिए ये नहीं है कि आप छोटे हैं, छोटी पार्टी है, हम समझते हैं आप लोग बड़ी भूमिकाओं को ध्यान में रखा बिल्कुल, इसीलिए दूरदर्शन का इतना बड़ा मंच। लेकिन मैं फिर भी, आपने कहा ठीक है छोटी पार्टियां होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में उसमें हर्ज क्या है, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोग जानते हैं, आप में से कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश में कितनी छोटी पार्टियां हैं? 290 पंजीकृत। सर हाँ, 290 पंजीकृत पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में अकेले, जो पिछले चुनाव में लड़ी थी। तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मुल्क में 2 ही नहीं सर, मैं उस पर हुक्मरानी रहे। नहीं दीपक जी, उस पर कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ एक जानकारी के तौर पर, ताकि लोगों को, हाँ ठीक ना, मैंने कहा 290 पिछले चुनाव में थी, इस बार की गिनती 500 से ज्यादा हो सकती है जो छोटी पार्टी हैं। तो बहरहाल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो हमारे साथ हैं। तो दीपक मिश्रा जी आपने बताया, पर दीपक जी आपने जब हम संजय निषाद जी ने एक बताया कि क्यों इन्होंने पार्टी बनाई, क्यों इनकी पार्टी आई, पर सवाल है कि आपकी पार्टी तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, चाचा ने अपनी पार्टी बना ली, भतीजे को पटकनी दे दी, भतीजे चाचा के पास फिर से जो है उनकी शागिर्दी में आ गए। तो सवाल है कि कोई ठोस आधार है कि ये पर्सनल दुश्मनी के कारण बनी? नहीं, कुछ भी वैयक्तिक नहीं था। एक विरासत, समाजवादी विरासत, लोहिया जयप्रकाश की विरासत थी, इसलिए दल बनाया गया। और एक बात और मैं कह दूं, हमारा दल कभी भी, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। पहले दिन से आदरणीय शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में, उसके बाद देश में एक समाजवादी सोच की सरकार बनाना चाहते हैं। कोई इस बयान में कभी तब्दीली आई हो तो बताइए। हम किसी के दर पे नहीं गए और न जाएंगे। और एक चीज और बता दें, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है, और उस इंकलाब के लिए जितने भी दल बनाने पड़ेंगे बनाएंगे, लेकिन उस विरासत में आंच नहीं आने देंगे। एक वाक्य आप बताइए, जब शिवपाल जी किसी के दरवाजे गए हो कशकोल लिए हुए कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, क्योंकि आपके दरवाजे पर खुद ही आ रहे हैं। अनिल जी को ले आते हैं, जरा राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर भी निगाहें लगी हुई हैं। अनिल जी,
डील क्रैक हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि हर रोज एक नई खबर आती है कि फिर बैठक हुई और बैठक में नतीजा नहीं निकला। कितनी सीटों पर बात चल रही है अब? माइक ले ले सर, माइक ले ले। 403 सीटों पर बात हो रही है परासर जी। 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लड़ने जा रहा है और सीटों को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है। दोनों लोग मिलकर के लड़ेंगे। दोनों लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं। दोनों लोग मिलकर के जो उत्तर प्रदेश का कुशासन है, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ सरकार ने वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में कहा था, एक भी घोषणा पत्र में जो भी बात उन्होंने कही थी उसको पूरा नहीं किया। हमारा गठबंधन किसानों की समस्याओं को लेकर के काम कर रहा है और किसानों के लिए आगे सरकार बना करके किसानों के उत्थान के लिए काम करेगा। जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन घोषणाओं को इन्होंने पूरा नहीं किया। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के, किसानों के विकास को लेकर के, किसानों के उत्थान को लेकर के हम काम कर रहे हैं और आगे भी। अनिल जी कल ही खबर आई है एक मिनट, कल ही खबर आई है कि 30 सीटों पर जो है बात हुई है कि आरएलडी 30 सीटों पर लड़ेगी। क्या इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप कि अभी भी डील चल रही है, अभी फाइनल नहीं है? नहीं, कोई डील नहीं चल रही है। मैंने कहा ना कि मतलब डील का मतलब, कहने का मतलब कि बातचीत चल रही है कि 30 सीटें डन हो चुकी हैं। नहीं, बातचीत जब दो दल बात करते हैं तो उसमें बात होती है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से, यानी अभी 30 सीट वाली बात भी फाइनल नहीं है। ठीक है, मैं आगे सीट की कहीं कोई विवाद नहीं है, ना आगे होगा ना है। ठीक है सर, लेकिन मेरा आरएलडी से सवाल ये है कि आरएलडी की कोई आइडियोलॉजी है? क्योंकि 2002 में आप बीजेपी के साथ गए, फिर उसके बाद 2007 में अकेले लड़ते हैं, 2012 में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, 2017 में अकेले लड़ते हैं, 2022 में जो आप सपा के साथ आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब मौसम जहां का देखें वहां। नहीं, हमने कोई दलीय बात नहीं की। हम किसानों को, मैंने कहा ना कि हम किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों का विकास, किसानों का उत्थान, किसान का भला कैसे हो, उस आधार पर हमने समझौते किए। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दोनों दलों की विचारधारा एक है, दोनों किसानों के लिए लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मतलब पांच चुनाव से आप किसानों के हक के लिए बार बार पाला बदलते रहते हैं। नहीं, कभी बीजेपी किसान हितैषी हो जाती है, कभी सपा हो जाती है, कभी आपको लगता है नहीं हमारे लड़ेंगे तो किसानों का भला करेंगे, कभी लगता है समाजवादी पार्टी किसानों का भला करेंगे। पहले भी कहा, कहीं तो टिकिए। हमारी प्रतिबद्धता किसान है, मजदूर है, सभी वर्ग के लोग हैं। हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसानों के साथ अन्याय ना हम बर्दाश्त कर पाए हैं, ना करेंगे। हम किसान के साथ। तो टिकैत जी को टिकट देंगे क्या? किसान पर आयकर लगाने की बात हुई, टिकट देंगे क्या? विरोध। वो देखो, बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लास टीचर्स डाउट्स क्लियर कराते हैं। तो जब ट्यूशन टू गुड है, रिजल्ट्स भी टू गुड ही होंगे। Byju's classes with the 2-teacher advantage. Attend a free class. Download Byju's app now. Hey, I'm the dishwasher. I'm the car cleaner. I'm the glass cleaner. I am the ultimate all-in-one clean all. Clean all for everything and every purpose. Mysore Sandal Clean All. उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान। सर, टिकैत जी को टिकट देंगे क्या? क्योंकि हवन तो साथ साथ हवन करेंगे, गाना बज रहा था, हवन साथ साथ किया था। टिकट देंगे क्या?
टिकैत जी हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा जाते रहे नहीं, मैं हैं। टिकट का सवाल है। और इस टिकट देंगे क्या, लड़ेंगे वो? क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं, आप टिकट देंगे उनको? क्योंकि आपकी टिकट, आपकी टिकट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं आपके समर्थन से, वो अलग बात है, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लड़े थे, अब उनकी यूनियन है, वो भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। किसान और राष्ट्रीय लोकदल को अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, किसानों की आवाज को उठाने तो निषाद समाज में किसान नहीं है क्या सर? क्योंकि सारे किसानों की जिम्मेदारी इनकी है, तो निषाद समाज में भी तो किसान होंगे, उनकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो भी आपने आरएलडी को दे रखी है? पहले तो मैं दो बात करूं कि समाजवादी से छोड़कर आए शिवपाल जी, जब समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता थे तब समाजवाद का विकास पूरे देश में नहीं हुआ, तब और समाज के लोग नजर नहीं आए। अब जब चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया तो समाजवाद दिखता है। आरएलडी की बात करते, किसानों की बात, किसान का दिल होता मिल। जब जब भी ये लोग किसी सरकार के साथ रहे हैं वो खाली मिलें बिकती रही है, किसानों का दिल बिकता रहा। क्या दशा रही किसानों की कि 30 साल से लोग पार्टी बनाए और किसानों की दशा कहाँ पहुंच गई। मैं तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब जब से मैं आया हूं 2 साल से एक भी मिल नहीं बिकी, जो भी मिले थी वो स्टार्ट हो रही हैं। खरीद का रेट कितना बढ़ गया है। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए हूं कि जो उनकी कुछ नीतियां हैं वो उनका मैं समर्थन करता हूं कि सीधे किसानों के खातों में रुपया, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था मिल बेचने का उसको रोक करके मिल स्टार्ट करना। आज के दिन में हर वर्ग के, आप ये कहते हैं हम किसान की बात करते हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं 2019 में ये लोग सपा और आरएलडी एक साथ मिली थी, उस समय बसपा भी थी और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। आज बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई है। किस वोट से ये लोग 2019 में जब स्टैंड नहीं हो पाए, आज बसपा अलग हो गई तो किस वोट से स्टैंड होंगे? उस समय आखिर इन्हें क्यों, उस समय 2019 में ये जनता 2019 में सपा बसपा और आरएलडी एक थे, क्यों नकार दिया? तो किस वोट से ये लोग 2022 में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं? निषाद जी आपने कहा कि बीजेपी की नीतियां रही जिनकी वजह से आप बीजेपी के साथ आ गए हैं। हाँ, छोटे दलों की इमेज ये खराब क्यों होती है जब आप ही की जैसी पार्टी के लोग सामने आते हैं और जब डील होती है? आपने तो 3 बड़ी बड़ी बातें कर दी। आपका तो मानना था कि उप मुख्यमंत्री भी आपको बना दिया जाए, आपके बेटे को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, राज्य में मंत्री बना दिया जाए, राज्यसभा की टिकट आपको दिए और राज्यसभा में आपको लेकर आया जाए। इस तरह की डील जब होती है तभी लगता है कि छोटे दल आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी पार्टियों से वो कुछ ना कुछ ले लेंगे। नहीं, डील की बात नहीं है। आप देखो आज राम मंदिर मुद्दा तभी राम मंदिर बन पाया जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। धारा 370 वहीं मैं आ रहा हूं। धारा 370 तभी खत्म हुआ जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। जब निषाद पार्टी के पदाधिकारी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लोग जब पावर में रहेंगे तभी तो निषाद पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो नीतियां बनी है, जो लक्ष्य हैं, जो उनके वादे किए गए वो पूरा होंगे। तो जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे, बड़े पदों में नहीं जाएंगे तो ये अधिकारी और विभाग कैसे सुनेगा? कब तक हम दूसरे के सामने कटोरा लेके भीख मांगते रहेंगे? इसलिए निषाद पार्टी ने अगर पार्टी बनाई है तो निश्चित रूप से उसके पार्टी के सदस्यों को बड़े पदों पर भी पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अपने समाज का हिस्सा लिखाने के लिए जो समुदाय निर्बल है उन्हें सबल बनाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन। ऐसा नहीं है कि खाली निषाद जाए, डॉक्टर संजय जाए। आज 7 सालों में 70 साल का इतिहास उठा के बदल दिया है। कैसे इस देश के साथ, इस देश के आजाद कराने वाले जातियों के साथ कितना अन्याय हुआ है। इनका समाजवाद था तो कोई दिखता नहीं था। मैं कहता हूं अगर सामाजिक न्याय समिति कहती है कि जितनी संख्या थी आज के दिन में आयोग में बैठे लोग किस तरीके से नौकरियां बंदर बांट करते थे, इसी थाने में मैं कहता हूँ किसी उप मुख्यमंत्री का पद आपने मांगा है। मैं कहता हूँ मांगा नहीं, हमारे लोग तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाए हैं। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग क्या समाजवादी पार्टी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं कहता हूँ आज के दिन में हमारी पार्टी ने इस समस्याओं का केवल निषाद के लिए नहीं है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल वो सारे लोगों के लिए है जिनको सपा बसपा कांग्रेस ने कानून बनाकर उजाड़ा है, कानून बनाने का इनका हिस्सा लूटा है, उन्हें सबल बनाने का। संजय जी 1 मिनट, आपने अभी जो वक्तव्य दे रहे थे मैं
जल्दी से आपका जवाब, फिर बाकी मेहमानों के पास भी। अभी आपने जो बात कही अपने, उसमें आपने दो मुद्दों का जिक्र किया। आपने एक राम मंदिर की बात कर दी, एक 370 की बात कर दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को छोटी पार्टियों का जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर रुख क्या होता है जनरली पता नहीं चलता लोगों को। लेकिन आप जिस बेबाकी से आपने राम मंदिर को लेकर और कश्मीर की बात करी, क्या ऐसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी क्या इन छोटी पार्टियों का कोई रोल या भूमिका होती है, कोई मत होता है, क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी क्या काउंट करना? देखो 70 साल से देश आजाद हुआ और कई बार बीजेपी की सरकार रही, लेकिन राम मंदिर तो तभी बना जब निषाद पार्टी उसके साथ 2019 में सरकार बनाई और आज मंदिर बन रहा है। क्योंकि भगवान राम को तो नैया ही पार करवाने वाले। 70 साल से भारतीय जनता पार्टी में कई बार सरकार रही, धारा 370 नहीं खत्म कर पा रही थी। धारा 370 तब खत्म हुआ जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई। तो हम तो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ हैं कि रब राम के कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बनकर आए थे, तब राम राज आया था, फिर से वो राम राज निषाद पार्टी लाना चाहती है कि सबकी गरीबी खत्म हो जाए और सबके घरों में ताले न लगे और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बराबर मिले। राम राज का मतलब नहीं है कि रावण राज। लकी चार्म है क्या? बीजेपी के लकी चार्म है आपके आते ही सब कुछ कर दिया बीजेपी? निश्चित रूप से आज के दिन में 70 साल से हमारा समाज वोट देता रहा और जहां से राम को गंगा पार किया गया था और उसी गंगा में जो मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारा था, किसी ने एक ईंट भी निषाद राज के किले पर नहीं रखा था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक इतिहास को वहां आज के दिन में पर्यटक स्थल घोषित है और निषाद राज के किले पर निषाद राज राम के गले लगी मूर्ति बन रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि हमने छोटी पार्टियों को ये बड़ा मंच दिया और छोटी पार्टियों के जो बड़े मंसूबे हैं और कितने प्रखर वक्ता भी हैं, तीनों हमारे साथ हैं, ये भी देश के सामने जाना चाहिए। छोटी पार्टियां, मैंने इसलिए शुरू में कहा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दीपक मिश्रा जी, जी सवाल है कि एक बात यह है कि जो आपकी पार्टी है, चाचा भतीजा में मेल तो हो गया, पर सवाल है कि ये तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपसी एक परिवार था समाजवादी पार्टी, जी आज विलय क्यों नहीं हो गया? आप लोगों ने अपनी पहचान अलग रखने की कोशिश क्यों करी? क्या अभी भी अखिलेश जी पर ट्रस्ट नहीं है चाचा जी को? देखिए, अगर अखिलेश जी पे ट्रस्ट नहीं होता तो हम भी पहले बात करते कि इतनी सीट दो, ये पद दे दो, ये दे दो, ऐसी हमने कोई बातें नहीं की। विलय क्यों नहीं सर? विश्वास की बात है। अब रही बात विलय की, तो हमें तो लोकतंत्र को भी तो बचाना है। आपने कहा कि छोटे दल बड़ी बात नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, यह बात प्रसपा ने पूरी ईमानदारी से बताई थी और हम ही लोगों की चिट्ठियों पे यूएनओ 2 कदम आगे भी बढ़ा। आज ट्विटर पे हिंदी में यूएनओ अगर है तो वह प्रसपा की लड़ाई की देन है। हम ये नहीं कहते कि मुल्क को धर्म और जातियों में बांट दो। एक धर्म की लड़ाई चली थी और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज भी भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? प्रति व्यक्ति आय में भारत 139 देशों से पीछे, समग्र विकास में हिंदुस्तान 129 देशों से पीछे। हाँ, अरबपतियों के मामले में 4थे स्थान पर हो गया है, 2 गुजरात के उद्योगपतियों के नाते। मान्य, और आप ये बताइए कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब लोहिया के सामने प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने कि आप विदेश के सबसे बड़े जानकार हैं, जर्मनी से पढ़े लिखे हैं, 26 भाषाएं आती हैं, आप विदेश मंत्री बने, तो लोहिया ने क्या कहा था? नहीं, लोकतंत्र को बचाना है, विपक्ष और जनता की आवाज को रखना है। एक परिवार की 2 पार्टियां, उससे विकेंद्रीकरण कैसे होगा? उससे बिल्कुल होगा। हम तो कह रहे हैं एक परिवार में नहीं, एक व्यक्ति, परिवार, ये सब समाज की इकाइयां हैं और दल बनाना हर आदमी का राजनीतिक अधिकार है। इसीलिए आप देखिए, पहला ही जब चुनाव हुआ था तो 53 राजनीतिक दल थे। नेहरू चाहते तो एक कानून बना देते कि दूसरा कोई दल नहीं रहेगा, लेकिन 53 दल थे और उन्हीं छोटे दलों ने आज लोकतंत्र के चिराग को जिंदा रखा। हमें इस सेशन को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों। धन्यवाद अशोक।